हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सीमा नागवान। स्वागत है आपका स्टडी विद सीमा नागवान। DSSB का प्रीवियस ईयर कर रहे हैं 2021 का 10 अक्टूबर 2021 फीमेल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए किस तरह के आए थे। 1820 से 1913 के बीच किन दो देशों ने यूरोप से अनाज का आयात किया जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आ गई? चाइना व मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, अदन और चीन यानी अनादा और चीन, या कनाडा और मैक्सिको। तो राइट आंसर क्या है? यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा से ये दो यूरोप देश थे जहाँ से हमने अनाज को इंपोर्ट किया था, ठीक है, जिसकी वजह से कृषि की कीमतों में गिरावट आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1787 में लुई सोल्वे से हमेशा क्वेश्चन आता है। DSSB में प्रीवियस क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आगे भी आ सकता है। ने अपने कुलीन सदस्यों को किस शहर में निर्वासित कर दिया था? तो बास्तिल, ट्रोयेस, वर्साय या फिर ग्रेनोबल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ट्रोयेस। थोड़ी सी इसकी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसमें देखिए 1787 में फ्रांसीसी सम्राट लुईस सोल्वे ने अपने कुलीन सदस्यों को ट्रायस शहर में निर्वासित कर दिया था। और ध्यान रहे कि 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक वर्साय के भवन में आयोजित की गई थी और 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली थी। द एक्ट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ द पावर टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल। किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति दी? रोलेक्ट, पिट्स इंडिया, मार्ले मिंटो या बंगाल रेगुलेशन। तो राइट आंसर क्या था? रोलेक्ट एक्ट। काला कानून इसे बोला जाता था, 1919 में आया था, जिसके अनुसार किसी को भी आप सजा दे सकते हैं। थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में सर सिडनी रोलेक्ट के नेतृत्व में रोलेक्ट एक्ट का गठन किया कर इस विधेयक के तहत प्रांतीय सरकार को बिना वारंट के तलाशी लेने, गिरफ्तारी करने और बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने आदि की असाधारण शक्तियां दे दी गई। भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून कहकर इसका विरोध भी किया। Who based his idea on how to change the world on the scientific analysis of the society through history? कह रहा है कि इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए, इस पर अपने विचारों को किसने आधारित किया? लियोनिद ब्रेजनेव, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या जेरेमी बेंथम। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। डिटेल देख लेते हैं। कार्ल हेनरिक मार्क्स एक क्रांतिकारी समाजशास्त्री भी थे, इतिहासकार भी और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण की वकालत करते हैं और इसके आधार पर अपने विचारों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द बहुदान मूवमेंट? या फिर मूवमेंट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, मूवमेंट हैज सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, इट वाज लेड बाय द जयप्रकाश नारायण। तो भूदान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था, यानी सरकार अलग और आंदोलन अलग, ठीक है। आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रही थी कांग्रेस पार्टी आंदोलन को, ये भी ठीक है। और इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। तीनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ 1 पूछा है, यहाँ 1 और 3 पूछा है, यहाँ 1 और 2, यहाँ पे 1 नहीं है ऑप्शन। राइट आंसर डी हो जाएगा, जहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है। ठीक है, राइट आंसर आपका डी है, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखिए भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा 1951 में प्रारंभ किया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, ठीक है, स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था और यह आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था। तो पहला पॉइंट यही कह रहा है, सरकार से स्वतंत्र था। इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। दूसरा पॉइंट भी यहीं से लिया हुआ। विनोबा भावे ने आगे चलकर इस आंदोलन में गांधीवादी विचारों यानी रचनात्मक कार्य एवं ट्रस्टीशिप सिद्धांतों को शामिल किया। तो तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। In the context of French Revolution, which of the following pair of event here is correct? Declaration of Right of Man and Citizen 1789, Reforms in Church and Clery 1787 या First Anniversary of Fall of Bastille 1788। हिंदी में पढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा 1789 में की गई। तो बिल्कुल ठीक है, पहली स्टेटमेंट ठीक है कि मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा 1789 में की।
चर्च और पादरियों में सुधार 1787 गलत है। बास्तिल के पतन की पहली वर्षगांठ 1788 गलत है। तो ओनली फर्स्ट करेक्ट है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको डिटेल भी पढ़नी है क्योंकि आगे भी क्वेश्चन हो सकता है यहीं से घुमा फिरा के पूछ लिया जाए। तो एनसीईआरटी में आपने पढ़ाई होगा कि फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में क्रांतिकारी राजनीति और सामाजिक परिवर्तन की अवधि थी जो 1789 के स्टेट जनरल के साथ शुरू हुई थी और नवंबर 1799 में फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास के गठन के साथ समाप्त हुई और 1789 में फ्रांस की राष्ट्रीय संविधान सभा द्वारा निर्धारित मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न एक मानवाधिकार दस्तावेज है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पादरियों का नागरिक संविधान 12 जुलाई 1790, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पादरियों का नागरिक संविधान 12 जुलाई 1790 याद रखेंगे। पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लाइन उठा के क्वेश्चंस में दे दी जाती है, तो डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पादरियों का नागरिक संविधान 12 जुलाई 1790 फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च के राष्ट्रीय आधार पर पुनर्गठित करने का एक प्रयास था। बास्तिल के पतन की पहली वर्षगांठ पूछ ली जाए तो 14 जुलाई 1790 को मनाई गई थी और 1789 में मनुष्य और नागरिकों के अधिकार की घोषणा की और बास्तिल का पतन 1789 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन में ये लाइन पूरी उठा के दी हुई है, तो आपको डेट याद है कि 1789 में हुआ था, ठीक है। देखिए कई बार DSSB में कितने सिंपल क्वेश्चन भी पूछे हैं, ये काफ़ी स्कोरिंग होते हैं, आप इजीली इन्हें क्रैक कर सकते हो। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लें, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना आज़ाद हिंद फौज, तो उनकी सेना का नाम पूछ लिया जाए तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, तो भी क्वेश्चन एक यहाँ से बन जाता, सुभाष चंद्र बोस ने की। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस का ही था। और इन्होंने जय हिंद का भी नारा दिया था, ठीक है। तो जय हिंद का नारा भी पूछ लिया जाए तो भी सुभाष चंद्र बोस आएगा। और इनके द्वारा रचित पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल, अब पूछ लिया जाए कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी, तो इंडियन स्ट्रगल भी सुभाष चंद्र बोस ने लिखी। पूछ लिया जाए कब लिखी, तो 1942 में। गांधी जी के सर्वप्रथम राष्ट्रपिता शब्द का संबोधन इन्होंने किया, मतलब गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता भी सुभाष चंद्र बोस ने ही कह के बुलाया था। तो 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आपको सारे बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द दिल्ली कैप्चर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया गया था, तो जैसा आप जानते होंगे 20 सितंबर का दिन था। 1857 में दिल्ली पर कब्जा किया। बहादुर शाह जफर दिल्ली से ही लीड कर रहे थे और बख्ता खां उनके साथ था, ये आप जानते ही होंगे। डिटेल पढ़ लेते हैं। 1857 के दौरान दिल्ली पर अंग्रेजों द्वारा 20 सितंबर 1857 को पुनः कब्जा कर लिया। दिल्ली में 1857 का विद्रोह का वास्तविक नेता बहादुर शाह द्वितीय ही थे, ठीक है। सेनानायक जनरल बख्त खां थे और खान बहादुर खां भी उनके साथ थे और जनरल बख्त खां भी। तो दिल्ली पर तब कब्जा करने के दौरान ही अंग्रेज कमांडर जॉन निक्सन की मृत्यु हो गई थी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेज कमांडर जॉन निक्सन की मृत्यु कब हुई थी, तो दिल्ली पर कब्जा करते वक्त हुई थी। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन बनने की। 1913 वाज पार्ट ऑफ द विच मूवमेंट? 1930 का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का अंग था? तो खेड़ा सत्याग्रह का, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हम सभी जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही रिलेट था नमक का कानून। बात कर लेते हैं, थोड़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं। 1930 का जो नमक सत्याग्रह था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही अंग था, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से उठा के पूरा एनसीईआरटी से दिया। जो दांडी मार्च था 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी के 11 सूत्रीय मांग ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थन न मिलने के कारण गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी के पद के लिए यात्रा प्रारंभ की और 24 दिन के बाद 240 किलोमीटर की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया। यहाँ पे नमक आएगा, ठीक है। हु वाज द लीडर खुदाई खिदमतगार मूवमेंट? खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो अब्दुल गफर खां था, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी कृष्ण गोपाल गोखले तो जानते गांधी जी के गुरु थे, ठीक है। थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफर खान थे। इनका जन्म पेशावर पाकिस्तान में 1890 ईस्वी को हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने पश्चिमोत्तर सीमा
प्रांत में खुदाई खिदमतगार संगठन की सहायता से लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। इन्हें सरहदी गांधी या सीमांत गांधी, क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफर खां को। बच्चा खां, बादशाह खां जैसे उपनामों से भी नहीं जाना जाता है। बच्चा खां और बादशाह खान अभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, सीमांत गांधी से ज़्यादा पूछते हैं। 1987 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न की उपाधि प्राप्त की गई थी और यह सम्मान इन्हें प्रथम विदेशी नागरिक के रूप में मिला, क्योंकि फिर ये पाकिस्तान में चले गए तो हमारे लिए तो विदेशी ही। और इनकी मृत्यु 1988 में ही हो गई। सम्मान मिलने से अगले ही साल इनकी मृत्यु हो गई थी। 1945 प्लान फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, भारत के लिए 1945 की आर्थिक विकास योजना को किस नाम से जाना जाता है। बॉम्बे प्लान, लखनऊ प्लान, दिल्ली प्लान या कलकत्ता प्लान। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है भारत के लिए जो 1945 में योजना बनाई थी। थोड़ी डिटेल और जान लेते हैं। 1945 की जो आर्थिक विकास योजना को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। योजना 1944 से 1945 में 8 प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों द्वारा प्रकाशित की गई थी। शुरुआत में इसे केवल निजी प्रसार के लिए यानी प्राइवेट पर्पस के लिए ही जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था। देशी रियासतों के प्रतिनिधि या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो डेलीगेट्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स या इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ओनली टू, सिर्फ यही सही है, नाइदर वन और नॉट टू, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ओनली वन या दोनों। तो देखिए आपका सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड ही सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। देशी रियासतों के प्रतिनिधि और भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, उन्होंने तो तीनों ही सम्मेलन में भाग लिया। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, डेट याद रखना। 3 सम्मेलन हुए थे, आपको याद ही होगा। प्रथम हुआ था 30 में, दूसरा 31 में और तीसरा हुआ था 32 में। तीनों में भीमराव अंबेडकर तो गए थे। ठीक है, गांधी जी सिर्फ दूसरे में गए थे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादियों, दलित वर्ग और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया था। तो स्टेटमेंट सेकंड आपकी यही पूछी हुई है कि किसने भाग नहीं लिया, तो सेकंड में यही है कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। पहले क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते फिर हिंदी में। इन द कंटेस्ट ऑफ द स्टेजेस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बाय द अर्ली 20th century मिडल क्लास इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स पार्टिसिपेटिंग in the 19th century it's only included the members of the workers and peasants। हिंदी में पढ़ लेते हैं। रूसी क्रांति के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है। 20वीं सदी के शुरुआत तक मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया था। 19वीं सदी में इसमें केवल मजदूरों और किसानों के सदस्य ही शामिल थे। कह रहा स्टेटमेंट एक ठीक है या एक और ना ही एक और दो, या बोथ ए एंड बी, या ओनली टू। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट्स अगर आपकी ठीक हैं तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि 20वीं सदी की शुरुआत तक मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया और 19वीं सदी में इसमें केवल मजदूर और किसान के सदस्य ही शामिल थे। डिटेल जान लेते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इन बुद्धिजीवियों ने शासकों का विरोध करने के लिए क्लब और संगठन बनाए थे। 19वीं सदी में इसमें केवल किसान और मजदूर ही शामिल थे, क्योंकि ये जमीन के मुख्य मालिक थे और मानते थे कि वे मूल समाजवादी हैं। नेक्स्ट देखिए, विच सोसाइटी डिस्ट्रॉय प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस एंड इट्स प्लेस क्रिएट पब्लिक ओनरशिप्स ऑफ प्रोडक्शंस। कौन सा समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट करता है और उनके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व बनाता है। सोशलिस्ट, समाजवादी या कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी। तो ओनली वन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी। डिटेल जान लेते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति अलग अलग रहते या काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के सहयोग में रहते हैं। एक समाजवादी समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट कर देता है और इसका स्थान उत्पादन के साधनों को सार्वजनिक स्वामित्व का बनाता है। ठीक है, समाजवादी तो आप जानते हैं जिसमें समाज की भलाई के लिए ही काम किया जाए, सोशल वर्क किए जाते हैं। और वहीं अगर आप बात कर लें निजी यानी प्राइवेट वाले, तो प्राइवेट वाले में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही काम किया जाता है, इनका सोशल वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द टेनिस कोर्ट ऑफ ओथ टेकन। टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी। 21 जून 1789 को
या 19 जून 1789 या 20 जून 1989 या फिर 18 जून 1989? तो 20 जून 1789 में आपकी टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी। ठीक है, एक्स्ट्रा डिटेल, टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 को ली गई। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी साम्राज्य का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, नेशनल असेंबली घोषित किया और शपथ ली कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा असेंबली भंग नहीं होगी। तो डेट आप याद रखोगे 20 जून 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं आप किसी में भी उठा के देख लेना। ये तो शिफ्ट का मैंने बता दिया, 10 अक्टूबर का है, 2021 का आया हुआ है, पता नहीं पहले भी आया हुआ है। तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली एवं शौकत अली, मोहम्मद जिन्ना अली या हैदर अली? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी। डिटेल जान लेते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, भारत में दो भाई थे ये, मोहम्मद अली और शौकत अली, तो इनके नेतृत्व में ही खान अब्दुल गफर खान ने किया था। और खिलाफत आंदोलन तुर्की के सुल्तान को समर्थन देने के लिए किया गया था। ये चाहते थे कि तुर्की का सुल्तान को इज्जत दी जाए, और क्योंकि अंग्रेजों ने वहाँ भी अपना अधिकार जमाए लिया था, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि जब उसको तो जो ये खलीफा वगैरह मानते थे उसको इज्जत दी जाए। गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन को सहयोग प्रदान किया और असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन को जोड़ने का कार्य किया था। बाद में तो आप जानते ही हो कि असहयोग आंदोलन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द किंगडम ऑफ अवध अनेंस्ड बाय द ब्रिटिश? अवध राज्य को अंग्रेजों ने कब समाप्त किया? तो 1855, 1854 या 1856 या 1857? तो कब किया? 1856 में अवध राज्य को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट है आपको याद करने की, सहायक संधि के तहत 1856 में अंग्रेजों ने क्या किया? अवध राज्य को समाविलन कर दिया या अपने में मिला लिया। सहायक संधि का जन्मदाता फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले था, ये डुप्ले ही था। ठीक है, कालांतर में अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजी ने इसे व्यापक रूप से अपनाया। फिर बाद में जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजी आया उसने इसे और बड़े पैमाने पर अपनाया। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। और इनके समय में 1856 में कुशासन का आरोप लगा कर कि भाई तुम जो ये शासन कर रहे हो अच्छे तरह से नहीं कर रहे हो, तुम पे करना नहीं आता, ऐसा आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, और इसके बाद तो फिर मैसूर को भी 1799 में, तंजौर को भी 1799 और पेशवा को 1801 और भोसले को भी 1803 में और सिंधिया को 1804 में सहायक संधि की गई थी। और इसके थ्रू इन सभी राज्यों को भी अपने ही शासन में मिला लिया गया। नेक्स्ट देखिए, लीडरशिप टू द रशियन रिवॉल्यूशन वाज प्रोवाइडेड बाय विच पार्टी? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशियन फेडरेबल। रूसी क्रांति का नेतृत्व किस पार्टी के द्वारा किया गया था? रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के द्वारा या रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा? तो दोनों पार्टियों में से किसके द्वारा किया? तो केवल एक ही ठीक है कि रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के द्वारा किया गया था। डिटेल पढ़ लेते हैं। रूसी क्रांति, जिसे 1917 की रूस क्रांति भी कहा जाता है। 1917 में दो क्रांतियां हुई, जिसमें पहली क्रांति ने फरवरी में शाही सरकार को उखाड़ फेंका और दूसरी 1917 की अक्टूबर की क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इस तरह रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ने रूसी क्रांति के लिए नेतृत्व किया। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ने रूसी क्रांति के लिए नेतृत्व प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज चूजन प्रेसिडेंट ऑफ द थर्ड स्टेट इन 1789? 1789 में थर्ड स्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया? जैकर नेकर, जीन सेल्वेन वैली या फिर मार्किट्स डी लाफायेट या फिर एफसीएस? तो जीन सिल्वेन वैली को चुना गया था। डिटेल जान लेते हैं। जीन सिल्वेन वैली को मई 1789 को थर्ड स्टेट का अध्यक्ष चुना गया, जिसने 20 जून को टेनिस कोर्ट में प्रसिद्ध कार्यवाही का नेतृत्व किया और जिसमें थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि ने फ्रांस के लिए एक लिखित संविधान स्थापित होने तक अलग नहीं होने की शपथ ली। थर्ड स्टेट फ्रांसीसी इतिहास में अभिजात वर्ग और पादरियों के साथ तीन आदेशों में से एक था, जिसमें सदस्यों को पूर्व क्रांतिकारी स्टेट्स जनरल में विभाजित किया गया और यह लोगों में विशाल बहुमत का प्रतिनिधित्व करता था। और जून 1789 में इसके प्रतिनिधि ने खुद को एक नेशनल असेंबली में बदल लिया।
जिससे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। विच रेवोल्यूशन वाज स्पार्क ऑफ ड्यू ऑफ शॉर्टेज ऑफ ब्रीड इन पेट्रोगेज। पेत्रीग्राद में रोटी यानी ब्रेड की कमी के कारण कौन सी क्रांति छिड़ गई थी? फरवरी रेवोल्यूशन, फरवरी क्रांति, जनवरी रेवोल्यूशन, मार्च रेवोल्यूशन या अप्रैल रेवोल्यूशन? राइट आंसर हो जाएगा आपका फरवरी क्रांति। डिटेल जान लेते हैं। देखो 1917 में रूस में दो क्रांतियां घटित हुई थी। 1917 में रूस में दो क्रांतियां घटित हुई। पहली फरवरी 1917 में, जिसे फरवरी क्रांति का नाम दिया गया, जो पेट्रोग्राद में रोटी या ब्रेड की कमी के कारण घटित हुई थी। दूसरी अक्टूबर 1917 की क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ रोटी वाली बात पूछ रहा है तो फरवरी वाली। ठीक है, तो फरवरी मंथ भी याद रखोगे और डेट भी याद रखोगे, फरवरी के साथ साथ 1917 भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिक्टेटोरियल फिलोसफी? या इन 1920 कैरी सचमित क्रिटिसाइज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मार्टिन हेजियर्स अटैक्ट वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल वायलेंस। तानाशाही दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तानाशाही दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1920 में कार्ल श्मिट ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की। तकनीकी हिंसा के लिए मार्टिन हाइडेगर ने पश्चिमी आधुनिकतावाद पर हमला किया। तो दोनों कथन सही हैं। ओनली टू, एक और बी दोनों सही हैं। तो यही आपका राइट आंसर है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, नाइदर वन और टू ओनली। बस आपका बी ही राइट आंसर है कि दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। तानाशाही दर्शन के संदर्भ में 1920 में तो कार्ल मिक्स ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की थी और तकनीकी हिंसा के लिए मार्टिन हाइडेगर ने पश्चिमी आधुनिकतावाद पर हमला। डिटेल पढ़ लेते हैं। तानाशाही सरकार का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति या एक छोटा समूह प्रभावी संवैधानिक सीमाओं के बिना पूर्ण शक्ति रखता है। ऑटोक्रेटिक कि मैं ही राजा हूँ, जो मैंने कह दिया वही सही है। ठीक है, पूरा तानाशाही, जो एक बार बोल दिया वही होगा, चाहे जनता कुछ भी कहे। कार्ल श्मिट एक रूढ़िवादी जर्मन कानूनी, संवैधानिक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। श्मिट को अक्सर उपारवाद, संसदीय लोकतंत्र और उदारवादी सर्वदेशीयवाद के सबसे महत्वपूर्ण आलोचकों में से एक माना जाता था। उनकी पुस्तक द क्राइसिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पुस्तक का नाम याद रखोगे, बुक का नाम याद रखोगे, द क्राइसिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ने संसदीय सरकार और संसदीय लोकतंत्र की वैधता पर हमला किया। मार्टिन हाइडेगर 1889 से 1796 एक जर्मन दार्शनिक फिलोसफर थे जिनका काम शायद सबसे आसानी से घटना विज्ञान और अस्तित्ववाद से जुड़ा है। मार्टिन ने कहा कि हर जगह हम स्वतंत्र और प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी होते हैं से बंधे रहते हैं। उनके विचारों ने समकालीन यूरोपीय दर्शन के विकास पर एक मौलिक प्रभाव डाला। दो स्टेटमेंट्स दी हुई है। विच प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल इज करेक्ट? वर्साइल ट्रीटी रीड्रू द बॉर्डर ऑफ यूरोप। आर्टिकल 231 हेल्ड जर्मनी गिल्टी ऑफ वार क्राइम्स। वर्साई संधि के कौन से प्रावधान सही है? वर्साई की संधि को यूरोप की सीमा को फिर से बनाया, बिल्कुल ठीक है कि वर्साई की संधि को यूरोप की सीमा को फिर से बनाया। और अनुच्छेद 231 ने जर्मनी को युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया। दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। डिटेल देख लेते हैं। बोथ ए एंड बी दोनों ही ठीक है। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत है। वर्साई की संधि 1919 में याद रखोगे यूरोप के मानचित्र को नया रूप प्रदान किया, जिसने उसकी सीमाओं को पुनः निर्धारण किया और इसके तहत जर्मनी के कुछ क्षेत्रों को उसके पड़ोसी देशों ने को दे दिया। अनुच्छेद 231 के तहत जर्मनी को युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया। तो दोनों ही कथन ठीक है। नेक्स्ट, अब आपके भूगोल से, ज्योग्राफी से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कायांतरिक चट्टानों की कौन सी विशेषता सही है? ये चट्टानें मूल प्रोटोलिथ की तुलना में अधिक घनत्व एवं कठोर होती हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते या कांग्लोमरेट कायांतरिक चट्टानों का एक प्रकार है। तो 1 और 3, ओनली थर्ड, 1 और 2, तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। कायांतरिक चट्टानों का निर्माण दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। अत्यधिक दाब के कारण ये चट्टानें अपने मूल प्रोटोलिथ की तुलना में अधिक घनत्व और कठोर हो जाती हैं। अतः स्टेटमेंट 1 पूरी तरह से ठीक है। इसके अतिरिक्त चट्टानों में जीवाश्म प्राप्त नहीं होते, अतः स्टेटमेंट 2 भी सही है।
कांग्लोमेरेट चट्टान शेल चूर्ण से निर्मित अवसादी चट्टानों का ही एक प्रकार है, अतः स्टेटमेंट थर्ड गलत है, इसलिए विकल्प सी आपका सही आंसर है। इन विच ईयर डिड जर्मनी फॉर्मली डिक्लेयर दैट इट वाज नो लॉन्गर बाउंड बाय द मिलिट्री ऑफ द डिजार्समेंट्स क्लॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल? किस वर्ष में जर्मनी ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि अब वह वर्साई की संधि के सैन्य और निशस्त्रीकरण खंडों से बाध्य नहीं है? 1937, 1934, 1935 या 1936? तो 1935 में उसने घोषणा कर दी थी। डिटेल देख लेकर। वर्साई की बाध्यकारी संधि ने जर्मनी को निरस्त कर दिया था, जिसे आगे चलकर अक्टूबर 1993 में जर्मनी ने घोषणा की कि वह निशस्त्रीकरण और राष्ट्रीय संघ दोनों को छोड़ देगा। बाद में 1935 में जर्मनी अब वर्साई की संधि के सैन्य निशस्त्रीकरण खंडों से बाध्य नहीं था। विच आइडियोलॉजी एम्फेसाइज्ड ऑन स्टेट कॉर्पोरेशन? स्टेट कॉर्पोरेटिज्म पर किस विचारधारा ने जोर दिया? फासीवाद पर या फिर समाजवाद पर? तो ओनली फर्स्ट, फासीवाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब बात आएगी स्टेट कॉर्पोरेटिज्म की तो फिर सिर्फ और सिर्फ फासीवाद पर। डिटेल जान लेते हैं। स्टेट कॉर्पोरेटिज्म एक राजनीतिक संस्कृति और निगमवाद का एक रूप है, जिसके अनुयायी मानते हैं कि कॉर्पोरेट समूह जो समाज का आधार बनता है वह राज्य है। प्रथम विश्व युद्ध जानते होंगे 1914 से 1918 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच फासीवाद इटली में कॉर्पोरेट राज्य लागू किया गया, जो आर्थिक समूहों के समाजिक हितों के बजाय देश के तानाशाही बेनेटो मुस्लिमों की इच्छा को प्रतिबंधित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानेट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जोवियन प्लानेट? या निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है? वीनस, अर्थ, सैटर्न या मरकरी? तो राइट आंसर आपका क्या? सैटर्न। कुछ अभिलाक्षणिक समानताओं के आधार पर ग्रहों को दो समूह में विभक्त किया जाता है, पार्थिव ग्रह और जोवियन। और जोवियन में किसको बोला गया है? सैटर्न को बोला गया है। ठीक है, शनि। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल है? वाष्पोत्सर्जन, संघनन या ऊर्ध्वपातन? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन और संघनन दोनों ही शामिल है। डिटेल पढ़ लेते हैं। जलीय चक्र उन सभी घटनाओं का एक पूर्ण चक्र है जिसमें होकर पानी वायुमंडलीय जलवाष्प के रूप में आरंभ होकर द्रव्य या ठोस रूप में बरसता है और उसके पश्चात वह भूपृष्ठ के ऊपर या उसके भीतर बहने लगता है। अनंतः वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा पुनः वायुमंडलीय जलवाष्प के रूप में पहुंच जाता है। जल चक्र में वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, संघनन, वर्षण, अपवाह जैसी प्रक्रिया शामिल होती है, अतः विकल्प डी आपका सही है। ये तो आप जानते होंगे कि ये जो पानी है, नदियों का, समुद्र का पानी है, गर्मी पड़ेगी भाप बन के ऊपर चला जाएगा, क्लाउड्स में इकट्ठा होगा, फिर ऊपर वायु दाब से फिर नीचे बारिश हो जाती है। ठीक है, वही साइक्लोन है। प्रयागराज सिटी सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स? प्रयागराज शहर निम्न में से किस नदी के संगम पर स्थित है? इंडस और ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, सोन और कोसी, महानदी और नर्मदा, गंगा या यमुना? तो जब बात आएगी प्रयागराज शहर तो किस नदी के संगम पर है? गंगा और यमुना। याद रखोगे, गंगा और यमुना। डिटेल जान लेते हैं। प्रयागराज भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, जो 3 नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर अवस्थित है। प्रयागराज में प्रत्येक 6 वर्षों में कुंभ और प्रत्येक 12 वर्षों में महाकुंभ 12 वर्ष और कुंभ सिर्फ 6 वर्षों में यहाँ पर तीर्थ यात्रियों का सबसे बड़ा आयोजन है। ठीक है, तीनों नदियों का नाम याद रखोगे। क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही पूछिए, गंगा यमुना। ठीक है, अगर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का भी नाम आता तो भी क्वेश्चन में आप राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन विच डे द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? सूर्य की किरणें किस दिन कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं? दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 21 जून या फिर 22 सितंबर? तो 21 जून याद रखोगे। ठीक है, 21 जून सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत 21 जून को पड़ती हैं। डिटेल जान लेते हैं। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, वहीं 21 मार्च से 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर। ठीक है, इसके अतिरिक्त सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होती हैं। तीनों में से क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखोगे आप।
रॉबर्ट ओवन वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड सोशलिस्ट इन हिज कोऑपरेटिव मैगजीन। रॉबर्ट ओवन अपनी सहकारी पत्रिका में डैश में समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे। 1825, 1826, 1824 या 1827। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1827। रॉबर्ट ओवन ने पहली बार 1827 में अपनी सहकारी पत्रिका में समाजवादी शब्द का प्रयोग किया। 1827 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूएन चार्टर वाज साइन ऑन 26 जून 1945 बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डैश कंट्री। 26 जून 1945 को देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। 50, 55, 45 या 49। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 50। ठीक है, डिटेल जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर क्या होगा, इसका मसौदा तैयार करने के लिए 50 देशों के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव ने 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात की। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के समापन पर हस्ताक्षर किया गया था और 24 अक्टूबर 1945 को लागू किया। भारत यूएनओ में 30 अक्टूबर 1945 में शामिल हुआ। साम्यवादी घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कार्ल मार्क्स और चार्ल्स फूरियर द्वारा लिखा गया और 1848 में प्रकाशित हुआ था। ये गलत है। उनके विचार शोषितों के संघर्ष पर आधारित बने। तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड आपका ठीक है कि उनके विचार शोषितों के संघर्ष पर आधार बने। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। डिटेल जान लेते हैं। थोड़ी डिटेल की बात कर लेते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखा गया और वर्ष 1848 में इसे प्रकाशित किया गया। प्रकाशित याद रखोगे 1848। इसे अब तक के प्रभावशाली राजनीतिक दस्तावेजों में से एक माना जाता है। मार्क्सवाद कार्ल और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा स्थापित विचारधारा है और इस विचारधारा का मूल यह था कि श्रम उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, श्रम उत्पादन का बाकी कारक तो आप जानते ही होंगे क्या होती है कि लैंड लेबर कैपिटल ओनर होता है, यानी पूंजी, उसमें आप श्रम बोल सकते हो। ठीक है, स्वामित्व बोल सकते हो और जमीन भूमि बोल सकते हो। तो यहाँ जो ये विचारधारा थे, इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ और सिर्फ श्रम उत्पादन ही महत्वपूर्ण कारक है और समाज में परिवर्तन उत्पादन के मौजूद तरीकों पर आधारित होते हैं। शोषित जनसंख्या मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थी। पहले ही जो जनसंख्या शोषित थी वो मार्क्सवादी के विचारों से अब प्रेरित हो गई और उनके विचार ही उत्पीड़कों के संघर्ष का आधार बने। देखिए, नेम द पर्सन हु बिलीव दैट इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज कुड लिबरेट मैनकाइंड फ्रॉम द पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो ये मानता था कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। प्रूदो, रॉबर्ट ओवन, संत साइमन या चार्ल्स फूरियर। तो राइट आंसर क्या है आपका? रॉबर्ट ओवन। देखिए, डिटेल में इसलिए बताती हूँ, हो सकता है कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर हो इसी से मिलता जुलता पेपर हो। ठीक है, तो डिटेल आपको पता है, आसपास के क्वेश्चन ही बनते हैं। रॉबर्ट ओवन एक प्रमुख अंग्रेजी कपड़ा निर्माता, परोपकारी समाज सुधारक थे। साथ ही यूरोपियन समाजवाद और सहकारी आंदोलन के संस्थापक थे। उन्हें अपने श्रमिकों के लिए कारखाने में काम करने की स्थिति में सुधार लाने और प्रयोगात्मक समाजवादी समुदायों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों के लिए जाना जाता है। उनका मानना था कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीबी अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। रॉबर्ट ओवन को ब्रिटिश समाजवाद का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट ओवन को ब्रिटिश समाजवाद का भी जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइफ लेयर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड बाय। पृथ्वी की निफे परत सम्मिलित है आयरन और टिन, सोडियम और सिलेरियम, निकेल और आयरन या आयरन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? निकेल और आयरन। डिटेल जान लेते हैं। पृथ्वी के अंतरम को 3 परतों में विभाजित किया जाता है, सियोल, सीमा, निफे। और सियोल जो सबसे ऊपरी परत है उसे सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम। सीमा, सियोल के नीचे 1900 किलोमीटर की गहराई तक सीमा परत को माना जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। पहली सिलिका और एल्यूमिनियम, दूसरी सिलिका के साथ मैग्नीशियम है। ठीक है, और निफे में सीमा से 6371 किलोमीटर की गहराई तक निफे परत का विस्तार होता है जो निकिल और आयरन या फेरस से बनी है। तीसरी निफे वाली याद रखोगे, नेफे, निफे, ने से निकिल। ठीक है, निकिल और आयरन याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? सोवियत जर्मन नॉन एग्रेसिव पैक्ट 1939, ट्रीटी ऑफ लुज़ेन 1923। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सोवियत जर्मन अनाक्रमक संधि 1939, लोजेन की संधि 1923। तो बोथ सही है, कोई भी सही नहीं है, सिर्फ 1 और 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो,
दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सोवियत जर्मन अनाक्रमक संधि 1939 और लोजेन की संधि 1923। डिटेल जान लेते हैं। 23 अगस्त 1939 को मास्को में सोवियत जर्मन अनाक्रमक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के माध्यम से जर्मनी सोवियत संघ ने आक्रमण के बाद पोलैंड को आपस में विभाजित करने पर सहमति व्यक्त की। अनाक्रमक संधि में पार्टियां अगले 10 वर्षों तक एक दूसरे के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करने पर सहमत हुई। लोजेन की संधि 1922 से 23 के लोजेन सम्मेलन के दौरान बातचीत की गई और शांति संधि थी और 24 जुलाई 1923 को स्विट्जरलैंड के लोजेन के पॉसिल डी रूमिन में हस्ताक्षर किए गए। संधि ने तुर्की के आधुनिक राज्य की सीमाओं को मान्यता दी। नेक्स्ट देखिए, रोटेशन ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। पृथ्वी का घूर्णन किसके लिए उत्तरदायी है? दिन और रात की वैकल्पिक अवधि या पीरियड ऑफ ईयर? तो ये किसके लिए? दिन और रात की अवधि। सिर्फ आपका ऑप्शन 1 ही ठीक है, दूसरा ठीक नहीं है। ठीक है, डिटेल जान लेते हैं। ओनली 2 गलत है, तो मैंने बताया, फिर ओनली 1 ही ऑप्शन ठीक है। पृथ्वी की गति को 2 प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। देखिए, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात की वैकल्पिक अवधि होती है, क्योंकि पृथ्वी का आकार गोल है, जिसके कारण इसके सामने भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और जहां दिन होता है, और पीछे के भाग पर रोशनी प्राप्त न होने से रात होती है। ये हम जानते हैं। कथन एक पूरी तरह से ठीक है। परिक्रमण गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है और पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिससे वर्ष की अवधि का निर्धारण होता है। अतः स्टेटमेंट दूसरा घूर्णन का परिणाम नहीं है, क्योंकि वो परिक्रमण का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द स्वम्स ऑफ राउंडेड हुमॉक्स रिजल्टेड फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर्स स्टिल आर कॉल्ड। हिमनदों के निष्पेक्षण के परिणाम स्वरूप गोल हम्प के झुंड ढेर जमाव कहलाते हैं। एस्कर, अवशेप, ड्रमलिन या मोरेंस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आपका ड्रमलिन राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। हिमनदों के निष्पेक्ष के परिणाम स्वरूप गोल आकार के छोटे छोटे टीले नुमा संरचना को हमक कहते हैं। जब हमक झुंड या ढेर के तब इन्हें ड्रमलिन कहते हैं। ड्रमलिन का आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। सैकड़ों की संख्या में पाए जाना सामान्य बात है। इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन औसत ताप व्यक्त किया जाता है सेल्सियस या फ़ारेनहाइट? ओनली 2, ओनली 1, नहीं 1 और ना ही 2, दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोनों ही ठीक है आपका। तापमान पर वायु संतृप्त होती है, उस तापमान को ही वायु का औसांक बिंदु यानी ड्यू पॉइंट कहते हैं, और इसे सेल्सियस या फ़ारेनहाइट दोनों में व्यक्त किया जाता है। तो विकल्प डी आपका ठीक था। ठीक है, यदि वायु का तापमान उसके औसांक से कम हो जाता है तो अतिरिक्त जल वाष्प का संग्रहण होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट जियोलॉजिस्ट टू डिवाइस द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू डिटेक्ट द अर्थक्वेक? पहले भूवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने भूकंप का पता लगाने वाले उपकरण का निर्माण किया? तो ऑप्शन है आपके पास चोंग हेंग, जॉर्ज कुवियर, अल्फ्रेड वेगनर या DER वार्ड न्यूल। तो चांग हेंग थे जिन्होंने भूकंप के उपकरण। चोंग हेंग जो चीनी दार्शनिक थे, फिलोसफर चीन के थे, और इन्होंने सबसे पहले 132 ईस्वी में भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का आविष्कार किया। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है कि भूकंप को किससे मापा जाता है, तो उस उपकरण का नाम बताए, सिस्मोग्राफ है, पूछ लिया जाए। दूसरा, ये बनाया किसने? तो चांग हेंग ने बनाया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वो कहाँ के दार्शनिक थे? चीनी दार्शनिक थे। और सिस्मोग्राफ एक बड़ा कलश था जिसके बाहर 8 ड्रैगन के सिर थे, जिनका मुँह कंपास की 8 प्रमुख दिशाओं की तरफ होता है। इन USA इंटरवेंट इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन सपोर्टेड बाय एलाइज। डैश में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के समर्थन में प्रथम विश्व युद्ध में हस्तक्षेप किया। जुलाई 1917, दिसंबर 1917, फरवरी 1917 या अप्रैल 1917? तो राइट आंसर आ जाएगा आपका अप्रैल 1917 में। 6 अप्रैल 1917 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। जर्मन नौकाओं द्वारा 5 अमेरिकी जहाज़ों को डुबो दिया, जिससे अमेरिका का धैर्य समाप्त हो गया और अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। बाकी ये युद्ध जो चला था आपको पता ही है कि 14 से 18 में चला था। ठीक है, लेकिन अमेरिका शामिल कब हुआ ये डेट पूछ ली जाए तो 6 अप्रैल 1917।
देखिए, मक्के की खेती के संबंध में दिए गए कथन सत्य हैं सिवाय। सिवाय मतलब एक सही नहीं होगा, नोट यानी जो गलत होगा, यानी जो फॉल्स होगा, और जो ट्रू नहीं होगा वो गलत वाला पूछा है। तो यह अधिक अतिरिक्त जल के प्रति संवेदनशील होती है, जल के प्रति तो संवेदनशील होती है, और इसके लिए एक उपजाऊ अच्छी जल निकासी और दोमट और मुद्रा अधिक उपयुक्त है, ये भी ठीक है। लेकिन ये अधिक लवणता वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है, ये गलत होने की वजह से नोट पूछा है ना आपसे कि सिवाय, तो यही आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं आपकी। ये रही डिटेल। भारत में मक्का, चावल और गेहूं के बाद तीसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि तीसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, वो मक्का है। और मक्का की कृषि के लिए तटस्थ पीएच वाली मुद्रा को, यानी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तटस्थ पीएच मान वाली, ठीक है, उपयुक्त होती है। और अत्यधिक अम्लीय और लवणीय क्षेत्रों में उत्पादन नहीं होता। तो उत्पादन कहाँ नहीं होता, ज़्यादा अम्लीय और लवणीय क्षेत्र में उत्पादन नहीं होता, ठीक है। और क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि लवणीय में उत्पादन हो सकता है, जिसकी वजह से वही गलत था, और क्वेश्चन भी यही पूछा था, गलत स्टेटमेंट निकालनी है। इसके अतिरिक्त मक्का को गर्म और आर्द्र मौसम के साथ एक उपजाऊ, बेहतर जल निकासी वाली बलुई दोमट से लेकर दोमट मुद्रा में सफलतापूर्वक उगाया जाता है। मक्का अतिरिक्त जल के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। ये स्टेटमेंट भी ठीक थी जो आपको दी हुई थी। क्वेश्चन देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य या यूटी में अवस्थित है। क्वेश्चन दिमाग में रखना, ऑप्शन की ओर। ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रमुख स्रोत के रूप में भागीरथी का उद्भव होता है। और गंगोत्री की लंबाई 26 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर, और इसकी अवस्थित कुमाऊं हिमालय में है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एंड इंडस्ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन सा कारकों का संयोजन किसी उद्योग की अवस्थिति के लिए सही है। स्किल्ड लेबर और ग्रीनरी, रूरल सेटलमेंट्स, रॉ मटेरियल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, क्लाइमेट और पॉपुलेशन। देखो, जब भी मैं आपको बताती हूँ ना फैक्टर आपके प्रोडक्शन के, तो प्रोडक्शन के फैक्टर भी 4 ही होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल और ओनर, ठीक है, कैपिटल और ओनर। लैंड के बदले रेंट दिया जाता है, और लेबर के बदले उन्हें वेजेस दी जाती है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और ओनर उसके लेता है प्रॉफिट अर्न करता है। इसी बेस पे क्वेश्चन आपका सी राइट आंसर है कि कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ओनर को ही बोलते हैं, इसको एंटरप्राइज भी बोल सकते हो, एंटरप्राइज भी बोलते हो, ठीक है। क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, जल, बिजली, परिवहन और बाजार आदि हैं। उद्योग द्वारा स्थित होते हैं जहां इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं, अतः प्रकार सी आपका राइट आंसर है। द डिपेंडेंसी रेशियो इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन कंपोजिशन। निर्भरता अनुपात निम्नलिखित में से किस जनसंख्या संरचना पर निर्भर करता है। आयु, एजुकेशन, सेक्स रेशो या इथनिटी या जातिता। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आयु। जो निर्भरता अनुपात है वो आपका एज जनसंख्या संरचना पर निर्भर करता है। निर्भरता अनुपात जनसंख्या संरचना का महत्वपूर्ण घटक आयु पर निर्भर करता है। निर्भरता अनुपात किसी देश या क्षेत्र में कुल कामकाजी उम्र की जनसंख्या पर आश्रितों की संख्या के अनुपात का एक जनसांख्यिकी विश्लेषण है। निर्भरता अनुपात में 15 से 59 वर्ष की, क्योंकि 60 में तो रिटायर ही हो जाते हैं, कुल कार्यशील जनसंख्या पर 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक आयु की गैर कार्यशील जनसंख्या की निर्भरता का आकलन किया जाता है, जो काम करने के योग्य नहीं। एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाज सेटअप इन। कह रहा है कि एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। मुंबई में, कैंडल यानी कांडला में, विशाखापट्टनम या चेन्नई में। राइट आंसर हो जाएगा कांडला में, ठीक है। डिटेल जान लेते हैं। वर्ष 1965 में गुजरात के कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन बोलते हैं इसे, का स्थापित किया गया था। सांतराकुर्ज निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र भारत का दूसरा इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन है, जो 1973 में स्थापित किया गया। विश्व का पहला इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन अगर बात कर ले तो फिर वो आयरलैंड में स्थित है, ठीक है, आयरलैंड में। और ईपीजी एक विशेष प्रकार का एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है, फ्री ट्रेड एरिया, जिसे आमतौर पर सरकार द्वारा औद्योगिक और वाणिज्य यानी इंडस्ट्री और कॉमर्स, ठीक है, निर्यात एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द लंकाशायरी रीजन ऑफ द यूरोप इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। लंकाशायर क्षेत्र यूरोप में किस उद्योग के लिए जाना जाता है। कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, इलेक्ट्रॉनिक या ऑटोमोबाइल्स। तो किसके लिए जाना जाता है, कॉटन टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। डिटेल पढ़ लेते हैं।
लंकाशायर क्षेत्र यूरोप में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसका प्रमुख कारण यहाँ आर्द्र जलवायु की प्राप्ति, कुशल श्रम आपूर्ति और तैयार सूती वस्त्रों के निर्यात की सुगमता थी। इसके अतिरिक्त औपनिवेशीकरण, औद्योगिक क्रांति जैसे तत्वों ने भी लंकाशायर में सूती वस्त्र उद्योग को पोषण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वीक साइक्लोन? निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवात कमजोर चक्रवात की श्रेणी में आते हैं? उष्णकटिबंधीय अवदाब या टॉर्नेडो? तो राइट आंसर तो आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, नाइदर दोनों नहीं होगा, केवल एक ही हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं इसकी भी। उष्णकटिबंधीय कमजोर चक्रवात की श्रेणी में उष्णकटिबंधीय अवदाब को शामिल किया जाता है। IMD के अनुसार उष्णकटिबंधीय अवदाब ट्रॉपिकोलॉजिकल डिप्रेशंस निबंध बाद का क्षेत्र आता है, जिसमें हवाओं की गति 35 से 40 किलोमीटर घंटा है। इन अवदाबों को अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर इनके आकार में वृद्धि होती है और चक्रवाती तूफान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। द शिवालिक आर सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बाय द। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान में किसके द्वारा अलग किया गया? मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, हिमालय फ्रंटल फाल्ट। तो हिमालय फ्रंटल फाल्ट के द्वारा अलग किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हिमालय फ्रंट फाल्ट शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करता है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। वहीं मेन सेंट्रल थ्रस्ट वृद्ध हिमालय को लघु हिमालय से पृथक एवं इंडस सचर जोन ट्रेथिस हिमालय एवं वृद्ध हिमालय को अलग करता है। द ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है? ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन? तो दोनों ही सिद्धांतों पर आधारित है। राइट ऑप्शन आपका दोनों ही। देखिए बोथ ए और बी, यानी जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि उस क्षेत्र में प्राप्त संसाधनों से अधिक होती है तो जनसंख्या आधिक्य की दशा कहलाती है, और इसके अतिरिक्त जनसंख्या संसाधनों पर दबाव उत्पन्न करती है। साथ ही जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या उस क्षेत्र में प्राप्त संसाधनों की तुलना में अति अल्प यानी कम होती है तो वहाँ संसाधनों का दोहन नहीं हो पाता। इस दशा को न्यून जनसंख्या कहते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या से तात्पर्य जनसंख्या संसाधन में संतुलन से है, जिससे कि उस क्षेत्र में प्राप्त जनसंख्या की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस तरह अनुकूलतम जनसंख्या जनसंख्या आधिक्य एवं जनसंख्या न्यून के मध्य संतुलन की दशा है। शुगर केन इज नॉट ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के निम्नलिखित किस राज्य में गन्ना नहीं उगाया जाता? तो हिमाचल प्रदेश में नहीं उगाया जाता, बाकी गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इन सब में तो उगाया जाता ही है। तो भारत में गन्ना के 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पंजाब से बिहार तक का क्षेत्र है, महाराष्ट्र गुजरात से तमिलनाडु तक का काली मृदा का क्षेत्र, और तटीय आंध्र प्रदेश और कृष्णा नदी के क्षेत्र। स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में गन्ने का नहीं उगाया जाता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा, इसके लिए 20 डिग्री से 26 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है। भारत में इसकी कृषि बहुत वृहत मैदान की दोमट और मटियार दोमट, प्रायद्वीप की काली और भूरी मृदा में की जाती है। गन्ना की कृषि के लिए अधिक उर्वरकों एवं अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन मेघालय? करा निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में स्थित है? पन्ना या सिंपली पॉल या मानस या नोकरेक? तो कौन सा राइट आंसर आ जाएगा? नोकरेक। ठीक है, नोकरेक। थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय राज्य में स्थित है, जबकि पन्ना कहाँ पे है आपका? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और सिंपली पाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है, उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा। और मानस कहाँ पे है? मानस असम में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, विच मिनरल्स रिसोर्स इज नॉन मेटेलिक इन नेचर? निम्नलिखित स्रोतों में से कौन अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज कौन सा? प्लेटिनियम है या क्रोमियम है या फिर मैग्नीज है या फिर एस्टेबेस्टास है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एस्टेबेटास, डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। वह खनिज जिसमें धातु अंश का अभाव होता है और भंगुर प्रकृति के होते हैं अधात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे एस्टेबेटास, ठीक है, चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, नमक और पाइराइट्स आदि आपके राइट आंसर है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया? भारत में सबसे अधिक कारखाने किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तमिलनाडु में सबसे अधिक कारखाने। बात डाल लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक कारखाने 38,837 हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई दक्षिण भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक और वाणिज्य केंद्र है। The Deccan Plateau is divided into three major regions. Which of the following is not the one of the regions? दक्कन के पठार को 3 प्रमुख क्षेत्र में बांटा गया। इनमें से कौन सा क्षेत्र उन क्षेत्रों में से एक नहीं क्वेश्चन पूछ रहा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा हुआ ना, एक नहीं है तो वो गुजरात नहीं है, बाकी 3 महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश हैं। और डिटेल देख लेते हैं। दक्षिण का पठार उत्तर भारत में तापी नदी और एक पूर्वी पश्चिमी घाट के मध्य उल्टे त्रिभुजाकार, ये उल्टा त्रिभुजाकार, ठीक है, के रूप में फैला है। दक्कन के पठार के अंतर्गत महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु के पठार शामिल होते हैं। स्पष्ट है कि दक्कन के पठार के अंतर्गत गुजरात नहीं होता। ठीक है, की असमानता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा है। जनसंख्या के वितरण का विश्लेषण महाद्वीपों एवं देशों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, एशिया, दक्षिण एशिया प्रमुख सघनतम क्षेत्रों में से एक है जो दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, तो ये गलत है। केवल एक ही आपका राइट आंसर। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व समस्त संसार में एक जैसा नहीं है। जनसंख्या के वितरण को जलवायु, स्थल रूप, मृदा, शक्ति एवं खनिज संसाधन का एवं सामाजिक सांस्कृतिक जैसे कारक प्रभावित करते हैं। इसलिए जनसंख्या के वितरण का विश्लेषण महाद्वीपों एवं देशों के आधार पर किया जाता है, तो एक कथन सही है। विश्व बैंक की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया प्रमुख जनसंख्या संघनत्व क्षेत्रों में से एक है जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 24.11% का प्रतिनिधित्व करता है, यानी लगभग 1/4 के आसपास है। तो वहाँ क्वेश्चन में आधा पूछा था, इसलिए वो गलत हो गया, अतः 2 गलत है। पाल्मिर इंडेक्स इज एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिसास्टर्स। पामर इंडेक्स निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। हरिकेन, ड्रट, अर्थक्वेक या वॉल्केनो। तो राइट आंसर आपका ड्रट हो जाएगा, ड्रट, सूखा पड़ना। या पामर ने 1965 में इस सूचकांक को सूखे की गंभीरता को मापने के साधन के रूप में विकसित किया। पामर सूखा गंभीरता सूचकांक PDSI से मिट्टी की जल धारण क्षमता की जानकारी के साथ साथ मासिक तापमान, वर्षा के डाटा के उपयोग की गणना की जाती है। यह प्राप्त नमी, वर्षा के साथ साथ मिट्टी में संग्रहित नमी को भी ध्यान में रखता है, साथ ही तापमान के प्रभाव के कारण नमी में संभावित नुकसान को आलंकित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया स्टेट्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय उद्यान राज्यों के बारे में कौन सा सही युग्म है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कर्नाटका में है, ये गलत है। बंदीगढ़ नेशनल पार्क राजस्थान में, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल राइट है। तो ओनली थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। तो देखिए बी, ओनली थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क एवं माधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जबकि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, केरल में है। और इस प्रकार आपका जो सेकंड, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, वही सही है, क्योंकि साइलेंट वैली आपकी कहाँ पे है, केरल राज्य में है। नेक्स्ट देखिए, द भोपाल गैस ट्रेजेडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी उसका उदाहरण क्या है। बायोलॉजिकल डिसास्टर, जैविक आपदा, भौतिक आपदा, तकनीकी आपदा या रासायनिक आपदा। तो राइट आंसर आपका केमिकल डिसास्टर हो जाएगा। ठीक है, याद ही होगा आपको 1984 में त्रासदी हुई थी, भोपाल में गैस लीक हो गई थी। ठीक है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को, मतलब कुछ अंधे हो गए थे, कुछ लंगड़े लूले हो गए थे, कुछों की मृत्यु हो गई थी। भोपाल गैस त्रासदी रासायनिक आपदा का उदाहरण है। भोपाल गैस त्रासदी भारत में घटित सबसे बड़ी गैसीय दुर्घटना है। वह मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में घटित हुई थी और इसका प्रमुख कारण मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव था। तो गैस का नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार आपसे, तो मिथाइल, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस याद रखोगे, इसके रिसाव के कारण ही हुई थी। नेक्स्ट देखिए, ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएट विद द कल्टीवेशन। ट्रक फार्मिंग किसकी खेती से संबंधित है, वेजिटेबल, सब्जियों से या फाइबर क्रॉप्स यानी रेशेदार फसलें। तो देखिए भाई, ये सिर्फ सब्जियों से है, तो ऑप्शन एक आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे गलत है। थोड़ी डिटेल और जान लेते हैं इससे रिलेटेड। बाजार की मांग के अनुरूप समीपवर्ती क्षेत्र में की जाने वाली सब्जियों की कृषि ट्रक
फार्मिंग के नाम से जानी जाती है। तो पहला तो आपका सही हो गया। वर्तमान में ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत सब्जियों के साथ साथ फल उत्पादन को भी शामिल करते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन नगरों के आसपास के क्षेत्र में उत्पादित है। मेट्रोपॉलिटन नगर तो आप जानते होंगे, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, ठीक है। इन्हें रात में ट्रकों के माध्यम से सुबह बाजार में पहुंचा दिया जाता है। प्रमुख ट्रक फार्मिंग क्षेत्र अमेरिका में कैलिफोर्निया, अंटार्कटिका तटीय मैदान और ग्रेट झील है। वहीं रेशेदार फलों के अंतर्गत कपास, जूट जैसी फसलें आती हैं जो ट्रक फार्मिंग से संबंधित नहीं है। तो सेकंड कथन आपका गलत है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जितनी भी डिटेल्स एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा रही हूँ, आई नो वीडियो थोड़ी बोरिंग लग रही है, बट इससे रिलेटेड नेक्स्ट बार आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्योंकि ये हम 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं और अब 24 में इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस रख दिए जाएंगे। विच सिटी इज कॉल्ड द कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया। कह रहा है कि किस शहर को भारत का कॉटनोपोलिस कहा जाता है। मुंबई को, चेन्नई को, कोलकाता, पटना। तो मुंबई को कहा जाता है। राइट आंसर आपका मुंबई हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र होने के कारण मुंबई को भारत का कॉटनोपोलिस कहा जाता है। देखिए क्वेश्चंस में एनसीईआरटी की यूं की यूं ही लाइन उठा के दे दी जाती है, तो पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। 19वीं सदी में मैंने मैनचेस्टर शहर को कॉटनोपोलिस के उपनाम से, उपनाम मतलब दूसरा नाम इसका, कॉटनोपोलिस या फिर मैनचेस्टर शहर, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता के नाम से जाना जाता, क्योंकि यहाँ महानगर विश्व में सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र है। पूरे वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो हब एक तरह से सूती कॉटन क्लोथ्स का, ठीक है। और ये चैप्टर आपका भाग नंबर 4 आपके क्वेश्चन पेपर का लास्ट 4 भागों में आपको पता ही है कि आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी आती है। 4 भागों में क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो आप लास्ट पार्ट बचा है, ये भी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द इलेक्शन सिंबल फॉर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। पेन है, स्कूटर है, पेंसिल है या क्लॉक। तो भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था। घड़ी थी। डिटेल जान लेते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। घड़ी नीले रंग में खींची गई है और इसमें 2 पैर, एक अलार्म बटन है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। एनसीपी को, एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी को औपचारिक रूप से जून 1999 में नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 पूर्व सदस्यों शरद पवार और पी संगमा और तारिक अनवर द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन देखिए इस तरह भी बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट इज एसोसिएट विद पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध भारत में पंचायती राज व्यवस्था से है। तो जैसा कि आप जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था 73वां है। तो LM सिंघवी समिति की सिफारिश पे संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक प्रावधान दिया गया। देखिए चाहे आप जनरल पेपर फर्स्ट में भी देख सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो जब भी पंचायती राज आएगा तो आप 73वां संशोधन अधिनियम याद रखोगे। नेक्स्ट देखिए, इन इक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आर जनरली मेजर विद द हेल्प ऑफ। इनइक्वालिटी तो जानते होंगे। सपोज करो कि यहाँ पे दिल्ली में कुछ लोग रह रहे हैं, वहीं उनको सैलरी 50,000 है, उसी काम की बिहार में उन्हें 25,000 मिल रही है। तो सेम काम की अगर अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिल रही है सैलरी, तो ये इनइक्वालिटी इनकम हो जाएगा, इनइक्वालिटी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आय की असमानता का वितरण सामान्यतः किसके द्वारा सहायता में मापा जाता है। तो लॉरेंस वक्र, इसको याद रखोगे आप, ठीक है। लेफर कर्व नहीं है, फिलिप कर्व भी नहीं आएगा। एंजल कर्व इनकम या इन्वेस्टमेंट से होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। देखिए लॉरेंस वक्र आय की असमानता को प्रदर्शित करता है। लॉरेंस वक्र को 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज इनका पूरा नाम था, 1905 याद रखोगे सन भी। आगे क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, प्रतिपादित किया। लॉरेंस वक्र का उपयोग आर्थिक असमानता के साथ साथ असमान धन वितरण का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो नीचे आप देख सकते हो, जैसा कि तो देख सकते हो नीचे जनसंख्या का संचयी प्रतिशत और यहाँ पे आय दिया हुआ, ठीक है। और ये देख रहे हो आप निरपेक्ष क्षमता रेखा, ठीक है, ये आपका लॉरेंज कर्व है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ पंचायती राज सिस्टम। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था है। नागालैंड में, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। त्रिपुरा में पंचायती राज व्यवस्था है। भारत में पंचायती राज अब शासन की एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। इसमें ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन की बुनियादी इकाई है। वर्तमान में पंचायती राज्य प्रणाली नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर ठीक है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो छोड़कर सभी राज्यों में, दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। दिल्ली केंद्र शासित जो प्रदेश है उसे भी छोड़ देना। ठीक है, 3 ये आप राज्य छोड़ देना, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, हर जगह पे आपको पंचायती मिल जाएंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया हैज़ बीन बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से संविधान से ली है? संघीय व्यवस्था की पूछा जा रहा है तो कनाडा से लिया, हम सभी जानते ही हैं। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बाकी ऑप्शन है आपके, तो कनाडा से ली हुई है। थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति को कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, इसके प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1935 और अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर और फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान, अन्य देशों के संविधानों से उधार लिया गया था, यानी एक तरह से कॉपी किया है। भारतीय संविधान का भाग 11 में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण को निर्दिष्ट करके राष्ट्र को संघीय ढांचा देता है। संघीय राज्य के कुछ उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्राजील, जर्मनी आदि हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इन इंडिया। डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया का क्या एग्जाम्पल नहीं है? स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, एसएफसी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, ठीक है ये भी। और इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसी भी है। ठीक है, इंडिया ओवरसीज बैंक, ये आपका भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इंडिया ओवरसीज बैंक आपका एग्जाम्पल नहीं है। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। भारत में अखिल भारतीय स्तर पर 5 औद्योगिक विकास बैंक है। एक कृषि विकास बैंक और एक आयात निर्यात यानी एग्जिम बैंक बोलते हैं जिसे आप, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ईएक्स से एक्सपोर्ट लेते हो, आईएम से इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बोला जाता है इसे। और कृषि विकास बैंक में नाबार्ड आप याद रखोगे, नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और वर्ष 1948 में स्थापित होने वाला भारत का पहला भारतीय विकास आईएफसी है। और बड़े उद्योगों के लिए आईडीबी। अच्छा, सिडबी भी आपका होता है, एक सिडबी छोटे उनके लिए होता है, इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। आईएफसीआई, आईसीआई, आईआरसीआई और लघु उद्योगों के लिए सिडबी ऋण देता है। नेक्स्ट देखिए, किस सामाजिक समस्या का संबंध सेन सूचकांक से है? गरीबी, पब्लिक हेल्थ, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक अव्यवस्था। तो देखिए, सेन सूचकांक आपका पॉवर्टी, गरीबी, यानी सी आपका राइट आंसर, ओनली 1। गरीबी को ही यहाँ पे सामाजिक समस्या जो गरीबी है, पॉवर्टी है, वही सेन सूचकांक के साथ है। वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रोफेसर ए.के. सेन ने अपने इकोनॉमी और पॉलिटिकल वीकली 1973 में प्रकाशित लेख था पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट में इस एक विधि का विकास किया। इसके आधार पर गरीबी की गहनता का ज्ञात कर सकते हैं। और प्रोफेसर ए.के. सेन कहते हैं कि यह जानना पर्याप्त नहीं है कि कितने लोग गरीब और किस प्रकार से उन्हें गरीबी को ठीक कर सकते हैं। इन कमी को दूर करने के लिए भी इन्होंने निर्देशांक विकसित किया जिसे सेन या गरीबी सूचकांक या सेन निर्देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसे एनबीएफसी भी पूछ सकते हैं आपके, ठीक है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो बेसिकली बैंक तो नहीं है लेकिन फिर भी उधार देने का काम करती हैं। इन इंडिया कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, भारत में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की डैश श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये अनडू ऑर्गेनाइज सेक्टर है, संगठित भी है, असंगठित भी है। तो देखिए, दोनों ही सही है, ठीक है। भारत के सभी गैर बैंकीय वित्तीय संस्थान संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं। जनवरी 2021 से आरबीआई के साथ पंजीकृत 9,507 एनबीएफसी थी।
नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरी ऑफ परचेज पावर पैरिटी। डी आपका प्राइस लेवल इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, ई एक्सचेंज रेट है, और एफ प्राइस लेवल इन फॉरेन कंट्री है। तो कह रहा है कि क्रय शक्ति क्षमता के सिद्धांत के अनुसार संबंध में निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है। तो अगर आप देखो तो डी घरेलू मूल्य में उद्योग में मूल्य स्तर है, ई विनिमय रेट है, और एक विदेशी मूल्य है। तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी इंटू ई इज इक्वल टू एफ। ठीक है, डिटेल जान लेते हैं। पीपीपी परचेजिंग पावर, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है जिसके अनुसार विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं की कीमत समान रहती है। भाई अगर आप जानते ही होंगे कि जैसे $1 60 के बराबर है, तो जो यहाँ पे 60 की चीज़ है तो वहाँ पे $1 में मिल जाएगी, इसी को पीपीपी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू और कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ द वाटर ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली। निम्नलिखित में से किसके पास अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के वितरण या नियंत्रण के संबंध में विवाद या शिकायत करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है, पार्लियामेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट या हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ऐसी शक्ति तो पार्लियामेंट के पास ही होती है। ठीक है, पार्लियामेंट क्या होती है, जो आपका प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, जो वहाँ वो और लोकसभा और राज्यसभा तीनों हो तो वो संसद आपकी कहलाती है। डिटेल देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 272 के खंड 261 के 1 और 262 के 2 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। भाई आप जानते ही होंगे तो हमारी ही जो नदियां हैं यहाँ से पानी जाता है पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, तो ऐसे में कभी भी विवाद या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 261 से 1 में यह प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा अंतर्राज्यीय नदी के जल वितरण जैसे मुद्दों के लिए निर्णय के लिए विशेष अधिकरण गठित करने की शक्ति रखती है। अनुच्छेद 262 के तहत यदि संसद विधि में यह निर्दिष्ट कर दे कि कोई न्यायालय उस मुद्दे के संबंध में अपनी अधिकारता का प्रयोग नहीं करेगा, तो उच्च न्यायालय सहित सर्वोच्च न्यायालय भी उस अधिकरण की कार्य में हस्तक्षेप या निर्णय का न्यायिक पुनर्विचार नहीं कर सकेगा, क्योंकि सारी पावर किसके पास है, संसद के पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑफ द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स यानी MSS इज द करेक्ट। बाजार स्तरीकरण योजना MSS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इट हैज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मॉनेटरी मैनेजमेंट, यह प्रबंधक के लिए एक उपकरण है, बिल्कुल ठीक है। इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2010, इसे 2010 में प्रस्तुत किया गया था, ये गलत हो जाएगा। इट वाज इंट्रोड्यूस टू विदड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी बाय सेलिंग शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, थर्ड भी आपका ठीक है कि इसे शॉर्ट डेटेड सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर अतिरिक्त तरलता को वापस लेने के लिए प्रस्तुत किया गया था। तो पहली स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो 2010 में नहीं 2004 में, अप्रैल 2004 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसी वजह से दूसरा तो आपका गलत हो गया। ठीक है, और 1 और 3 स्टेटमेंट्स आपकी सही है। क्रॉनिक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड द, जीन प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में। तो देखिए सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, रूरल एरिया में। भाई गांव में ज़्यादा खेती होगी। और डिसगाइज्ड कौन सी, कि ये एक खेत है इस पर 10 लोगों की जरूरत है लेकिन 20 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की डिसगाइज्ड या जीर्ण प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, जरूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उत्पादन तो उतना ही होगा। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी साधारणतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र वैसे तो दोनों में होती है, लेकिन ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र गांव में ज़्यादा होते, तो आपका ग्रामीण ही क्षेत्र सही लिया आंसर। देखिए क्षेत्रीय दल राज्य के संबंध में के निम्नलिखित युग में से कौन सा सही। द्रविड़ मुनेत्र कगड़म तमिलनाडु में है, ठीक है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, ये भी ठीक है। यानी पहला और दूसरा दो ही ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर है। शिरोमणि अकाली दल हरियाणा, ये गलत हो जाएगा। डिटेल में देख लेते हैं क्षेत्रीय दल और राज्य। द्रविड़ मुनेत्र कगड़म तमिलनाडु जो कि ठीक दिया था, आम आदमी पार्टी दिल्ली में, शिरोमणि अकाली दल पंजाब में है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ और दिया था। Which of the following pairs of subjects containing in the list are correct? Fisheries state list, civil procedure concurrent list, railway unit यूनियन लिस्ट। देखिए हम सभी जानते हैं कि कुछ सूचियां बनाई हुई हैं, कुछ राज्य सूची के पास हैं, उनमें से लिस्ट में कुछ संवर्ती सूची जो दोनों में आती है, केंद्र और राज्य के बीच, कुछ चीज़ें संघ सूची को दी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपके जनरल पेपर 1 में भी आ जाता है क्वेश्चन, और ये आपके
एसएसटी में भी आया हुआ है। तो यहाँ आपको ये पता ना कि जो ये पेयर हैं, जैसे कि मत्स्य की ये राज्य सूची में आता है तो बिल्कुल ठीक है, और सिविल सर्विस आपकी जो है समवर्ती सूची में है, शिक्षा भी आपकी समवर्ती में ही आती है, और रेलवे सूची संघ सूची में है। तो ठीक है, ये आपका तीनों ही स्टेटमेंट्स ठीक दिए हैं, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही है, तो याद ही कर लें राज्य सूची में क्या क्या है। सार्वजनिक व्यवस्था, जेल, मत्स्य पालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन, मादक यानी शराब की खरीद और बिक्री, कृषि शिक्षा आदि। कृषि शिक्षा, ठीक है, शिक्षा आपकी समवर्ती में है जो आपकी एजुकेशनल है। सिविल प्रक्रिया, शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी आदि, ये आ गया ना शिक्षा समवर्ती सूची में। कंकरेंट स्टैटिस्टिक्स लिस्ट में डाला था शिक्षा को इसमें। संघ सूची देश की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, रेलवे, संचार और मुद्रा जैसी विषयों को शामिल करती है संघ सूची। ये सेंट्रल के पास ही रहेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज कैन बी held responsible for devastating flood of alluvial rivers, meandering course of river, large scale of deforestation, faulty agriculture practice। निम्नलिखित में से किस कारण को जलोढ़ नदी की विनाशकारी बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? नदी का घुमावदार मार्ग, ठीक है, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, ठीक है, दोषपूर्ण कृषि पद्धति, तीनों ही ठीक है स्टेटमेंट्स आपके। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 243 ZA ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ZA के चुनाव से संबंधित है, तो ये म्यूनसिपैलिटी नगर पालिका से संबंधित है, याद रखोगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट बिटवीन अ पॉलिटिकल पार्टी एंड अ प्रेशर ग्रुप। निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल और एक दबाव समूह के बीच अंतर है? अ प्रेशर ग्रुप डोंट सीक पावर वाइल अ पॉलिटिकल पार्टी डज। दबाव समूह सत्ता की तलाश नहीं करते जबकि राजनीतिक करता है, ये बस यही अंतर ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। दबाव समूह व्यक्ति, राज्य और समाज के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है, जबकि एक राजनीतिक दल इस तरह के जुड़ाव नहीं करता, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नियर मनी असेट्स। निम्न में से कौन सा नजदीक मुद्रा का उदाहरण है? ट्रेजरी बिल या डिबेंचर? तो ट्रेजरी बिल ही आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, मॉनिटरी कैपिटल होती है जिसे जल्दी ही मनी में कन्वर्ट कर लिया जाए, यानी लिक्विडिटी फॉर्म, तरलता में कन्वर्ट कर लिया जाए, 1 साल के अंदर जिन्हें बना लिया जाता है या उन्हें पैसे में कन्वर्ट कर लिया जाता है। डिबेंचर्स आपके लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म होती है डिबेंचर, और जब आप इशू करते हो तो ये लॉन्ग टर्म्स कहलाते हैं और कैपिटल मार्केट का एक पार्ट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रोसीजर इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। कह रहा है अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन का प्रमुख व्यवसाय क्या? देखिए, प्राइमरी आपकी होती है एग्रीकल्चर बेस्ड, और सेकेंडरी आपकी पूछ ली जाए ना सेकेंडरी, तो सेकेंडरी आप इंडस्ट्री को कहते हैं। प्राइमरी के 2 पार्ट होते हैं, एक एस्थेटिक, एक जेनेटिक। डिटेल में पढ़ना चाहो तो प्लेलिस्ट से वीडियो निकाल सकते हो, मेरी बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर है 11वीं क्लास में, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एस्थेटिक और जेनेटिक, जेनेटिक में हो जाती है जैसे कि फिशरीज, मत्स्य पालन करते हो, और एस्ट्रक्टिव होती है माइनिंग वगैरह, आप कुछ ज़मीन से खोद के निकालते हो। विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट लेजिस्लेचर। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी विधायिका है? तो उत्तर प्रदेश, यूपी में है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार निलंबित करने के लिए अधिकृत है, सिवाय डैश के। तो आर्टिकल 20 के, 21 के, तो 21 तो जीवन वीवन की बातें करता है ना, तो ये सिवाय 20 हो जाएगा अनुच्छेद। तो राइट आंसर आपका बोथ हो जाएगा, 20 और 21 दोनों ही हो जाएंगे, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नॉट करेक्ट। नगर निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? तो डी आपका सही नहीं है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ 5 अथॉरिटी, ये आपका गलत है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की संविधान सभा की मौलिक अधिकार उपचार समिति डैश की अध्यक्षता में, तो जेपी कृपलानी, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की शुरुआत राजा महेंद्र ने की थी, वह डैश का पुत्र था? तो राजा त्रिभुवन का पुत्र था, सी आपका राइट आंसर हो। नेक्स्ट देखिए, बोलीविया के राजनीतिक संघर्षों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरोध को समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया। बोलीविया में लोकप्रिय संघर्ष एक विशिष्ट नेता के बारे में, तो दोनों ही आपके कथन सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार नहीं है, तो राइट टू प्रॉपर्टी अब हटा दिया है, बाकी समानता, स्वतंत्रता और राइट टू एक्सपेक्टेशन ये सब है। एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सप्लॉयटेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में पाए जाने वाला एक प्रकार
का शहरी स्थानीय निकाय नहीं है। नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। सार्वजनिक उपकरण समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का नेतृत्व डैश द्वारा किया जाता है, तो प्रधान द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव के लिए संसद के उस सदन की कुल सदस्यता के कम से कम बहुमत की आवश्यकता होती है, तो 2/3 होती है। 2/3, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के शक्ति, अधिकार, जिम्मेदारियों से संबंधित है, तो ये 12वीं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।